यह एनिमे काफी अमेजिंग है क्योंकि हमारे प्रोटैगनिस्ट का दुनिया में कोई भी नहीं है, पर अचानक उसकी मुलाकात शुइन से हो जाती है जो उसकी फैमिली बन चुका था। पर शुइन भी उसके पास ज्यादा नहीं रह सका क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि हर किसी न किसी को एक दिन जाना है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के मास्टर ने प्रोटैगनिस्ट को ऐसी चीज सिखा दी थी जिसकी वजह से वो ओवर पावर्ड हो चुका और वो ऐसा ऐसा मैजिक कर सकता है जो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। 35 साल पहले एक नया कॉन्टिनेंट अचानक अपेयर हुआ, नई स्पीसीज से भरपूर, प्रीसियस मिनरल से परफेक्ट। ये है नया कॉन्टिनेंट असीमित संभावनाओं से भरा था। मैगमल यही इसका नाम बन गया। लोग फैंसी पर चले गए सोना पाने की आशा में। लीजन की सेना ने मैगमल पर अपनी नजर डाली, जिसके बाद हम एक टीम को देखते हैं जिसका सामना एक मोस्टर से हो रहा था। फिर वो एक जोरदार धमाके के साथ यहाँ सीन कट होता है, जिसके बाद हम एक रोबोट को देखते हैं जिसको एक लड़की कंट्रोल कर रही थी। साथ ही वो कहती इस तरफ बॉस, और वो बॉस उसका कहना मानते हुए उसके कहे मुताबिक वहीं जा रहा था। फिर उसने देखा कि यहाँ तो किसी ने उनकी बैंड बजा दी, यहाँ तक कि वो कहा और इसका नाम दाइकी है। ऐसा लगता है कि यहाँ का सफाया पहले ही हो गया हो। मैगमल में खोज और बचाव के एक्सपर्ट लोग हैं। इन लोगों को एंगलर्स कहा जाता है। गोस्ट कॉन्टिनेंट, जहाँ पर हम एक बीमार बंदे को देखते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट से मिलने जा रहा था, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट तो आराम फरमा रहा था। तभी जीरो आते के साथ उसको बताती बॉस दोपहर हो चुकी है और आज का दिन साफ और धूप वाला है। जो सुनकर दाइकी कहता हमारे अनुसार ज्यादा लोग कम मरते हैं, धूप वाले दिन या बरसात वाले दिन। उसकी बेफिजूल की बातों को सुनकर जीरो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो उसके गेट के सामने कह रहा था क्या ये वो जगह है जहाँ पर बॉस एंगलर रहता है। जबकि दाइकी बताता मुझे लगता है कि मैं ढंग से काम नहीं करूँगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। फिर जीरो उसका ब्रेकफास्ट लाते के साथ कहती ये रहा ब्रेकफास्ट बिना मक्खन या जैम के, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आज के बाद से लगता है कि मैं टोस्ट भी नहीं खा पाऊंगा। पर वो रीजन से पूछता है पर तुम टोस्ट क्यों नहीं बना सकती। लेकिन जीरो बताती है क्योंकि बिजली कट जाएगी। तभी बैल बजती है जो सुनकर जीरो तुरंत उसके पास पहुंचकर पूछती है क्या मेरे द्वारा तुम्हारी मदद की जा सकती है। पर वो बीमार बंदा उससे कहा और इस बंदे का नाम क्रिस है, मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी है। ये कहते ही वो तुरंत लुढ़क जाता है। अगले सीन में दाइकी उससे कहने लगा अगर हो सकता है तो भाई तू यहाँ अच्छी कंडीशन में आ। ये बात को सुनकर क्रिस कहता कि मैं माफी चाहता हूँ, जब मैं पैदा हुआ तो मेरा शरीर काफी कमजोर था। जिसके जवाब पर दाइकी कहने लगा तो तुम यहाँ क्यों हो मिस्टर क्रिस, वैसे तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम काफी अमीर दिखते हो, पर फिर भी तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रिस बोलता मैं अपने बड़े भाई कुनोरिस को बचाने के लिए तुमको यहाँ पैसे देना चाहता हूँ। तभी दाइकी ने कहा मैंने मना कर दिया तो क्योंकि यह इनफ नहीं है। जिस पर क्रिस उसको बताने लगा है तो फिर कितना चाहिए। तभी दाइकी उसको चुप कराते हुए बताता क्या तुम अपने बड़े भाई की लाइफ की कीमत लगा सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रिस बोलता मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, जब मैं मर जाऊंगा तो बीमा राशि मिलेगी, वो तुम ले सकते हो, प्लीज मेरी मदद करो। इस बार दाइकी बोलता तो सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में क्रिस बता रहा था मेरे माता पिता दोनों नए कॉन्टिनेंट के मैगमल्स के एक्सप्लोरर्स थे। एक्सप्लोरर्स का मतलब होता है खोजकर्ता। मैं वादा करता हूँ हम एपोना के आंसू के साथ ही वापस आएंगे, तो ठीक है अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो क्रिस, हम तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें एपोना टीयर्स की जरूरत है। क्रिस एक बार बस तुम ठीक हो जाओ तो फिर हम एक साथ मैगमल चलेंगे। इसी के साथ क्रिस उनको अलविदा कहकर देखता ही रह गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अचानक से किसी ने गेट पीटा। फिर मैंने देखा यह तो ब्रो है, लेकिन मॉम और डैड कहाँ पर हैं? यह मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मॉम और डैड। उसी के बाद से भाई ने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और वो कड़ी मेहनत लगातार करता रहा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई जो देखकर मैं काफी खुश हुआ। यह तो अमेजिंग है, आपने इतनी कम एज में ई क्लास का एक्सप्लोरर्स लाइसेंस पा लिया। मैं कसम खाता हूँ कि मैं एपोना के आंसू के साथ ही यहाँ पर आऊंगा, फिर हम एक साथ मैगमल चल सकते हैं। जिसके बाद वो भी चला गया और मैं फिर से अकेला पड़ गया। उसकी कहानी सुनने के बाद दाइकी कहने लगा चलो तुम्हारे भाई को बचाते हैं, क्या यह रिक्वेस्ट तुम्हारी नहीं है? हाँ,
लेकिन अचानक क्यों? एपोना के आंसू, क्या तुम जानते हो वो काफी सारा पैसा खर्च करते हैं। फिर यहाँ सीन कट होता है और दूसरे सीन में दाइकी बता रहा था, तुम्हारा भाई जरूर वो डॉग्स के जंगल में होगा। तो चलिए पास के जोन 6 फोर्ट्रेस सिटी की ओर हम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे। हम सीधे वहाँ नहीं जा सकते। मैकमल विदेशी चीजों को रिजेक्ट करता है क्योंकि यहाँ हथियार बंद नहीं है, लेकिन यह काफी खतरनाक होगा। वार्ड 6 फोर्ट्रेस सिटी ताइदी, जहाँ पर दाइकी बता रहा था हम आगे से इसका इस्तेमाल करेंगे। वह कुछ पालतू जानवरों में से एक है। दुनिया भर के एक्सप्लोरर्स यहाँ आते हैं और वो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। वैसे तुमको लाइसेंस की जरूरत क्यों है? क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? एंगलर, इस पर कलंक है। आखिरकार एंगलर का काम इंजर्ड एक्सप्लोरर्स को बचाना है। हाँ, आखिरकार हम पहुँच गए। यह बोर्डरोका का जंगल है जो जोन 6 का 80% भाग घेरता है। नेक्स्ट सीन में जीरो अपने रोबोट के माध्यम से अपने बॉस की मदद करेगी ताकि उसके बॉस को कोई नुकसान या परेशानी ना होए। जबकि क्रिस बोलता, एपोना के फल में शरीर को जबरदस्ती पावर देने की शक्ति है। वह कहते हैं कि यह तुमको 10 गुना ज्यादा फिजिकली पावर दे सकता है। जिस पर ताइदी बताता, क्या तुम जानते हो कि एपोना के फल को एपोना का आंसू क्यों कहा जाता है? उसकी इस बात पर क्रिस मना कर देता है। तभी दाइकी बताता, एपोना केवल आंसू के पहाड़ के ऊपर ही खिलता है। अगर तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए तो क्या तुम एक्सप्लोरर्स बन जाओगे? ये बात को सुनकर क्रिस कहता कि मैं एक रिएक्टर बनना चाहता हूँ। रिएक्टर वो होता है जो अपने दिमाग से कुछ भी जनरेट कर सकता है, पर इसमें ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इनका अस्तित्व है ही नहीं। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जिसको एक बीस्ट कंट्रोल कर रहा था और वो मदद करो पुकार लगा रहा था, जो देखकर क्रिस भी उसकी मदद करने को कहता है। पर दाइकी को उनकी इस चाल के बारे में पहले ही पता था। तभी वो क्रिस को एक डेमो दिखाता है जो देखकर क्रिस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी दाइकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनका खेल वही खत्म कर देता है। फिर वो आगे की तरफ जाने लगे। कुछ देर सफर करने के बाद दाइकी को रेडार में कुछ दिखाई दिया। साथ ही साथ जीरो उसको बताने लगी, बॉस हमारे सामने एक समस्या है। तुम्हारे सामने एक फ्रीज होल घोंसला है। 20 से भी ज्यादा वहाँ पर अडल्ट पक्षी हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी क्रिस को बताने लगा, तुम यहीं पर रुको, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। इसी के साथ दाइकी अपनी सोर्ड के साथ उनके झुंड पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस को उसका बड़ा भाई मिल गया। नेक्स्ट सीन में दाइकी काफी बुरी तरीके से उन मोस्टर का खात्मा करे जा रहा था, यहाँ तक कि वो मोस्टर उसकी ऐसी खतरनाक पावर को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगा, पर मरे हुए मोस्टर में से एक पौधा अचानक उगने लगा। अगले सीन में कुनोरिस उससे कह रहा था, क्या तुम जानते हो कि यह जंगल कितना खतरनाक है? ये कहने के बाद वो उसको अपोना के फूल की तरफ ले आता है जहाँ पर वो हड्डियों के ऊपर खिला हुआ था, पर वो अभी पूरी तरीके से खिला नहीं था। लेकिन उसके भाई के इरादे मुझको ठीक नहीं लग रहे थे क्योंकि वो एक नुकीली हड्डी उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और क्रिस उसको देखकर काफी हैरान था और वो काफी डरा हुआ था इतनी सारी हड्डी को देखकर। तभी उसके भाई ने उस हड्डी को उसके आर पार कर दिया। साथ ही साथ उस फूल की जड़ें उसका खून अब्सॉर्ब करने लगती है, जिसकी वजह से वो फूल पूरी तरीके से खिल चुका, जो देखकर क्नोरिस उसको हासिल कर लेता है। उसी वक्त वहाँ पर दाइकी आ चुका और उसकी ऐसी हालत को देखकर दाइकी उसको तुरंत हील करने की कोशिश करने लगता है। फिर दाइकी जीरो को हील करने को कहकर उसको खतरनाक नजरों से देखते हुए कहता, तुमने उसे मार डाला और तुमने अपने मॉम और डैड अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा, बस उस छोटी सी चीज के लिए। जिस पर क्नोरिस बताता, तो मैं कुछ भी नहीं पता है, भले ही उसको हमने अपोना का आंसू भी दे दिया, ऐसा नहीं है कि उसकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, वह आखिर में मारा ही जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस दाइकी को बताता, प्लीज मेरे बड़े भाई को बचा लो, मुझे यकीन है कि किसी चीज ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। इसी के साथ वो आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। पर दाइकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो तुरंत उस पर एक जोरदार घूंसा मार देता है। उसकी ऐसी खतरनाक पावर को देखकर वो बंदा उस चीज को खा जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इनक्रेडिबल पावर आ जाती है। तभी उसने दाइकी पर हमला किया, पर वो खुद को संभालते हुए दाइकी ही उस पर अटैक कर देता है और उसके एक ही अटैक से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी, यहाँ तक कि वो सोच रहा था, ये बंदा कौन है जिसके सामने अपोना की पावर भी कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही दाइकी ने एक ब्रूटल अटैक उस पर कर दिया। दाइकी के एक ही अटैक की वजह से क्रिस का भाई मर गया और दाइकी उसकी वही ग्रेव क्रिएट करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसकी वजह से वो काफी उदास था।
इसके बाद हम जोन 7 रिसर्च फैक्ट्री मैगमल का सीन देखते हैं, जहां पर एक पर्सन कह रहा था अगर ये कामयाब हो गया तो यह मॉडर्न मेडिसिन के लिए सबसे बड़ी छलांग होगी। जब हमारा रिसर्च वर्क पूरा हो जाएगा क्या तुम कुछ समय के लिए छुट्टी लोगे? जिस पर वो डॉक्टर बताता हाँ, मेरा इरादा यही है। तभी उस पर्सन ने कहा इससे तुम्हारी बेटी खुश हो जाएगी। ये बात को सुनकर डॉक्टर कहता कि ओह, मुझे आश्चर्य है। उसकी उम्र में मुझे यकीन है कि वे अपने पिता के बजाय अपने लवर के साथ समय बिताना पसंद करेगी। इसी के साथ वहाँ पर रेड अलर्ट बजने लगा, जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे बियर बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया। वहाँ का ऐसा मंजर को देखकर वो डॉक्टर काफी हैरान हो चुका। नेक्स्ट सीन में हम दाइकी को देखते हैं, जिससे एक मिस्टीरियस बंदा कह रहा था कोई बात नहीं, तुम अभी भी निराश हो, जो आशा के परे है, मैं मानता हूँ। जिसके बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दाइकी जब उसका हाथ पकड़ने के लिए गया तो वो अचानक गायब हो गया। तभी दूसरी तरफ जीरो कहती बॉस क्या यह निराशा है? इसी के साथ उसको होश आ चुका। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एंगलर सर्विस की तरफ ही बढ़ रही थी और वहां पहुंचने के साथ उसने वो याद किया जहां पर उसका डैड कह रहा था अगर मुझको कुछ हो जाए तो मदद के लिए इसके पास चली जाना। यही बात को सोचकर उसने वो बेल दबा दी। तभी वहाँ पर जीरो आते के साथ उस लड़की को अच्छी तरीके से एनालाइज करने लगती है। साथ ही साथ वो कही मैंने देखा कि एक कस्टमर की छाती कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, फिर भी क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? तभी वो लड़की कही मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को बचाओ। इसी के साथ वो उसको अपने बॉस के पास लाकर कहती बॉस हमारे पास कस्टमर आया है। इसी के साथ वो उस लड़की के साथ बातें करने लगता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे डैड को बचाऊं? ये बात को सुनकर वो लड़की कहती कि मेरे पिता की रिसर्च फैक्ट्री से हमारा कम्युनिकेशन टूट गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी उससे पूछता तुम्हारे डैड किस तरह की रिसर्च करते हैं? जिस बात पर लड़की बोलती वह पोलर स्टार के अप्लाई बायोलॉजिकल रिसर्च डिवीजन के हेड हैं। जबकि दाइकी कहता मुझे लगता है कि पोलर स्टार जैसी बड़ी कंपनी क्या इसका अपना रेस्क्यू टीम नहीं होगी, तो फिर इन्हें उन पर ही क्यों ना छोड़ दिया जाए। जो सुनने के बाद लड़की कही यह बात मेरे पिता ने मुझे बताई थी, अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, क्या तुम उसे जानते थे? जो सुनकर दाइकी कहता कोई घंटी नहीं बजती, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कर्मा है? लिविंग बीइंग को केवल इंसान के लाभ के लिए इस्तेमाल करने के अहंकार के लिए मुझे मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कहीं और चली जाओ। जिस पर लड़की बताती मेरे पास मेरे पिता ही सब कुछ है, अगर मैं उनको खो दूं। तभी दाइकी ने कहा यह कोई अनोखी कहानी नहीं है, ऐसा हर दिन होता है। जिसके बाद वो लड़की खड़ी हो जाती है, जो देखकर जीरो भी खड़ी हो चुकी। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद बोलती और इसका नाम एमिलिया है, प्लीज तुम एकमात्र ऐसे पर्सन हो जो मेरी मदद कर सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी अपने सपनों को इमेजिन करते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और मेरा नाम दाइकी है। नेक्स्ट सीन में एक पर्सन कह रहा था मिस एमिलिया, और ये जनाब कौन है? जो सुनकर एमिलिया कहती यह मेरा छोटा भाई है, अपने पिता की मदद के लिए मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। जिस पर वो पर्सन बताता चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी को तुम्हारे मार्क 7 पर गर्व है, जहाँ भी हम जाएंगे वो पिकनिक जैसा ही होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद दाइकी उससे पूछता यह छोटा भाई कौन है? तभी एमिलिया ने कहा मैं किसी आउटसाइडर को अपने साथ नहीं ले जा सकती और तुम्हारी हाइट बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसी ही है। तभी दाइकी ने कहा जब कोई मेरी हाइट के बारे में बात करता है तो यह अपशकुन है, जल्दी ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। दूसरी तरफ जीरो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। तभी उसको दाइकी बताता जीरो जल्दी से इस एरिया को चेक करो। फिर वो अपनी पावर से काफी बड़ा टेलीविजन क्रिएट कर देती है। साथ ही साथ वो रोबोट निकल पड़ा अपने सफर की ओर। अगले सीन में वो लोग बियर बीस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग करे जा रहे थे। तभी बियर बीस्ट ही उन पर भारी पड़ जाता है। साथ ही साथ वो उनके वेपन भी खाने लगे। ये सब देखकर उस डॉक्टर की तो हवा ही खराब हो चुकी। इसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हम हेलीकॉप्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो पर्सन उनको बता रहा था यह एक जेंटल बीस्ट है जो मिनरल्स को खाता है। हालांकि अगर इसको गुस्सा आ जाए तो उसकी बॉडी स्टील में बदल जाती है और ये बेकाबू होते हुए उत्पात मचा देता है। यह जगह 30 बीस्ट से घिर चुकी है। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, कम से कम तब तक हम नहीं पहुँच जाते जब तक। जिसके बाद वहाँ के लोग हंसने लगते हैं। तभी दाइकी ने कहा 9,50,000 यह उन लोगों की गिनती है जो हर साल मैगमल में लापता हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो 3 में से एक बंदा ही जिंदा वापस आता है। इसमें कोई शक नहीं कि वह लोग भी शामिल थे जिनके पास हथियार थे। ये बात को सुनकर एक बंदा कहता कि तुम्हें तो काफी कुछ पता है, यह देखकर अच्छा लगा कि तुम पढ़ाई करते हो। चिंता मत करो, हम यह मेक श्योर करेंगे कि तुम 3 में से 2 हो। जिसके बाद वो फैक्ट्री की तरफ पहुंचकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी
काफी सारे बीस्ट मारे गए, पर बाकी बचे बीस्ट को वो लोग फायरिंग करके मार डालते हैं। इसी के साथ वहाँ के सारे बीस्ट का खात्मा हो चुका, जो देखकर वो डॉक्टर भी काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जीरो दाइकी को बताती ये यहाँ है। इसी के साथ हम एक वीडियो के माध्यम से एक मोस्टर को देखते हैं जो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर दाइकी कहता यह बियर बीस्ट के ब्लड द्वारा समन किया गया है। फिर वो मोस्टर पत्थरों के बारिश उन पर करना शुरू कर देता है। तभी एक पत्थर उनके हेलीकॉप्टर से टकराने ही वाला था, लेकिन उनकी बुलेटें उसके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। ये देखकर उस मोस्टर ने एक साथ 3 पत्थरों को उनकी तरफ थ्रो कर दिया, लेकिन वक्त पर वो उनको भी संभाल लेते हैं। पर इसी की वजह से उनका ड्रैगन ब्रेथ बॉम्ब नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर उस बंदे की तो हवाई टाइट हो गई और वो जल्दी से यहाँ से निकलने को कहता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी बोलता एमिलिया तुम हड़बड़ाना मत, तुम अपने पापा को बचाना चाहती हो ना। जिसके बाद वो उसे पकड़ते हुए वहाँ से कूद गया। तभी जीरो का रोबोट आते के साथ उनको पकड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतारने लगता है, जो देखकर वो बंदा कहा आखिरकार ये बंदा है कौन। इसी के साथ वो हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से तुरंत निकल पड़ा, जबकि दाइकी जीरो से कहता मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। जिस पर एग्री करने के साथ जीरो उस मोस्टर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिसाइल के पास आ जाते हैं। तभी दाइकी ने कहा क्या तुम इस चीज को हिला सकती हो? जिस पर एमिलिया बताती मैं कम से कम सिस्टम के बूथ की तरफ इसे कर सकती हूँ। तभी दाइकी ने कहा अगर तुम अपने पापा को बचाना चाहती हो तो इसे आगे बढ़ाओ। लेकिन दाइकी ही अपनी पावर से उस मिसाइल को उठाने लगता है। उसकी ऐसी पावर को देखकर एमिलिया भी सोच में पड़ चुकी थी ये है कौन। उसके ये कहने के बाद ही दाइकी ने अपनी पावर से वहाँ पर मिसाइल लॉन्चर तैयार करके रख दिया और वो उस मिसाइल को पहले मोस्टर की तरफ सेट करता, पर बाद में उसने फैक्ट्री की तरफ पॉइंट कर दिया। ये देखकर एमिलिया कहती रुको तुम ये क्या कर रहे हो? जिसके जवाब पर दाइकी कहने लगा तुम्हें क्या लगता है कि ये मैग्मल दुनिया में क्यों आया? तुमने कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि दुनिया अब काफी अजीब हो चुकी है। ये कहते ही वो वहाँ से भागकर चला गया और उस मोस्टर पर चढ़कर लाउड स्पीकर के साथ कहता ध्यान दे रिसर्चर, या यूं कहे ध्यान दे किडनैपर, प्लीज अपने होस्टेजेस को रिहा कर दे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा का काम करूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डॉक्टर के होश उड़ चुके थे और वो बुत बनकर बस उसे ही देख रहा था। तभी उन्होंने और जूम करके देखा तो उनको पता चला कि वहाँ पर एक लड़का उस मोस्टर पर चढ़ा हुआ है। फिर वो डॉक्टर कहा ये है श्रीन का है। जिसके बाद वो माइक उठाने के साथ बोलता हम तुम्हारी मांग को एक्सेप्ट करते हैं। और यह श्रीन कौन है? तो मैंने कुछ रिसर्च करी थी जिससे मुझे मालूम हुआ कि श्रीन दाइकी का मास्टर है। जिसके बाद डॉक्टर बताता हम बीस्ट को छोड़ने जा रहे हैं। तभी उस मोस्टर ने दाइकी को गिरा दिया, जिसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसको आगे बढ़ता देखकर फैक्ट्री के लोगों की हालत ही खराब हो रही थी, पर दाइकी भागते हुए एक जगह पर रुकने के साथ फायर करने को कहता है। ये बात को सुनकर एमिलिया तुरंत ही उस मिसाइल को फायर कर देती है, लेकिन वो मिसाइल उसको हिट करने के लिए आगे बढ़ी, पर वो मोस्टर नीचे झुकने लगा। उसको झुकता देखकर एमिलिया की उम्मीदें टूट चुकी थी। तभी दाइकी अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ कहता लगता है आज किस्मत तुम्हारी साइड नहीं थी। फिर वो आयरन हैंड से उसको मिसाइल की तरफ पहुंचा चुका, जिसके बाद वो मिसाइल उस मोस्टर को चीरते हुए उसे वहीं मार डालती है। उसके मरने के बाद वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है और दाइकी उसको खून में भीगता देखकर एक छाता को क्रिएट कर उसे भीगने से बचा लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी लैब की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसने बियर बीस्ट के बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए कैद करके रखा था। इसी की वजह से बियर बीस्ट ने उनकी फैक्ट्री पर हमला कर दिया था ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके। पर वो डॉक्टर दाइकी के कहे मुताबिक उन बीस्ट को आजाद कर देता है, लेकिन उन बीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। पर वो अपने आप को संभालते हुए अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी की वजह से वो बीस्ट के बच्चे रोने लगे और उनकी ये हालत दाइकी भी देख रहा था। साथ ही साथ वो कहा बीस्ट बियर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर वही बंदा आते के साथ बोलता बियर बीस्ट के बच्चों का खून जब रिफाइन होता है तो उस दुनिया का सबसे मजबूत मेटल क्रिएट हो जाता है। पोलर स्टार ने इसका पेटेंट क्रिएट कर लिया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी गुस्से में कहने लगा तुमने उनके माता पिता को उनके बच्चों से खून की बनी गोलियों से मार डाला, यह तो काफी बुरा है। ये बात को सुनकर वो बंदा कहता कि अबे चुप रह बोने। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी एक इवल स्माइल उसकी तरफ करता है। तभी डॉक्टर ने उससे पूछा तो इनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? पर दाइकी कहने लगा कि तुमको अपनी बेटी से मिलना चाहिए। दूसरी तरफ एक रिपोर्टर बता रही थी रहस्यमयी परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मरा नहीं। नेक्स्ट सीन में एमिलिया दाइकी से कह रही थी पिताजी ने मुझे बताया कि वह अब मैग्मल में काम नहीं करेंगे। जो सुनकर दाइकी काफी खुश था। साथ ही साथ एमिलिया का ड्राइवर भी वहाँ आ जाता है, जो उसको घर ले
जाने के लिए आया था, पर दाइकी ड्राइवर को देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों टीवी देख रहे थे। टीवी में एक बंदा कह रहा था, और हम अब आज की स्पेशल डील की पेशकश करते हैं, जो एक 7 कलर का पिजन था। दूसरी तरफ दाइकी मौका पाकर वो चीज खाने के लिए उठाने ही वाला था, लेकिन जीरो उसको ऐसा करने नहीं देती। साथ ही साथ वो कही, यह मेरी पुडिंग है, अगर तुम चाहो तो परमिशन मांग सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी का चेहरा उतर चुका था। दूसरी तरफ वो डीलर कहता है, 7 कलर पिजन, यह मैगबल में एक रेयर स्पीसीज है। इस पिजन में सभी प्रकार के जहरों को बेकार करने की अमेजिंग एबिलिटी है। तो शुरुआती कीमत के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 1 बिलियन होगी। तभी वहाँ पर एक पर्सन 5 मिलियन की बोली लगा देता है। यहाँ तक कि जीरो का ध्यान पूरी तरीके से टीवी पर था, जिसका मौका पाकर दाइकी वो पुडिंग उठा लेता है। फिर वो उसे छुपाते हुए कहा, जो लोग इन चीजों में काफी ज्यादा फंस जाते हैं वो ही एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। जो सुनकर जीरो कहती, लेकिन इसका मतलब है तुम्हारे लिए ज्यादा बिजनेस है और ज्यादा पैसा, जिस पर दाइकी बताता, खैर यह जॉब काफी लोगों की गलतियों के कारण मौजूद है। यह काफी जरूरी है लेकिन काफी रोमांचक भी है। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से दाइकी घबरा चुका, लेकिन जीरो उसको बताने लगी, बॉस देखिए बोली 1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। फिर वो डीलर कहता, बोली 1 अरब रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर रुकी, कांग्रेचुलेशंस। तभी जीरो बोलती, हम इससे पुडिंग फैक्ट्री खरीद सकते हैं। और पुडिंग का नाम सुनकर दाइकी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उनके गेट की बेल बजती है, जो सुनने के साथ दाइकी का कहना है, इतनी बड़ी कीमत का तुम क्या करोगी? जिस पर जीरो सीरियस होते हुए पूछती, क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? साथ ही साथ वहाँ पर वही बंदा आ चुका जिसने 7 कलर पिजन को खरीदा था, जो देखकर दाइकी काफी हैरान होने के साथ कहता, आप तो काफी अमीर हैं, है ना? ये बात को सुनकर वो बंदा कहता कि मैं इंश्योरेंस कंपनी चलाता हूँ और सुरक्षा, टूरिज्म आदि से रिलेटेड कुछ काफी मुद्दे भी हैं। ये बात को सुनकर जीरो बताती, पुडिंग फैक्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर टाइसन बोलता, मुझे माफ करना लेकिन हमारे पास कोई पुडिंग फैक्ट्री नहीं है। जिस बात पर दाइकी का कहना है, आपने इतनी ऊंची बोली क्यों लगाई? वो बात को सुनकर टाइसन ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा सारा काम इसी मोमेंट के लिए था। मिस्टर दाइकी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पावर उधार दो अपने लापता दोस्तों को खोजने के लिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी समझ चुका था, इसलिए वो उससे पूछा, ये कहाँ हुआ? तभी टाइसन बताता, 45 डिस्ट्रिक्ट। ये बात को सुनकर दाइकी कहता कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ उन्हें जहर दिया गया हो। जिसके जवाब पर टाइसन कहने लगा, यह वैसा ही है जैसा तुम कहते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीरो बोलती, यह तो कॉमन नॉलेज है, 45 डिस्ट्रिक्ट, वह एरिया तो जहरीले जीवों से भरा हुआ है, केवल एक पागल ही वार्निंग को देखे बिना वहाँ जाएगा। वो बात को सुनकर दाइकी का कहना है, यह आप जैसे ही लोग हैं जो इसे काफी हल्के में लेते हैं। तभी टाइसन बताता, हम वहाँ पर रहने के लिए चले गए। जो सुनकर दाइकी का कहना है, रहने चले गए? पिछले काफी समय से मैगमल में जाने की परमिशन नहीं है। जिस बात पर टाइसन एग्री करने के साथ कहता, मेरे लापता दोस्त पिछले 30 सालों से वहाँ रह रहे हैं। मैगमल अभी भी दुनिया के लिए काफी हद तक अननोन था, लेकिन साथ ही बसने वालों के बीच रिलेशन रियल में काफी मजबूत थे। वहाँ जिंदा रहने के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ा। मैंने जो भी कुछ किया वो स्टुअर और स्टीन के साथ मिलकर किया। हमने जो कुछ भी देखा वह हमारे लिए नया था। मैगमल हमारे खेल का मैदान था। इसी के साथ उसका बीटल जीत जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा शो ऑफ करने लगा कि मेरा बीटल ही ताकतवर है, और इसी तरह वो अपनी लाइफ हंसी खुशी बिता रहे थे। तभी टाइसन कहता, मुझे कितना अच्छा आइडिया है, हम ज्यादा से ज्यादा बग कलेक्ट करेंगे और सबसे ताकतवर बग को ढूंढेंगे। 45 डिस्ट्रिक्ट में काफी जहरीले क्रिएचर थे। मैंने सुझाव दिया हम उनमें से सबसे ताकतवर को ढूंढेंगे ताकि हम उन्हें एक दूसरे से लड़ा सके। तभी दाइकी ने कहा, कोडोकू? जिस पर टाइसन बताता, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, हम काफी अचानक ही काम कर रहे थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीरो पूछती, कोडोकू क्या है? जिस बात पर दाइकी उसको बताने लगा, तुम एक बर्तन में काफी सारे जहरीले कीड़े मकोड़े डाल दो ताकि वो एक दूसरे को जहर दे सके, और जो लास्ट में बचता है वो ही सबसे जहरीले होने का खिताब हासिल करता है। जो सुनकर जीरो कहती, यह निश्चित रूप से काफी गंदा है। जिस पर एग्री करने के साथ दाइकी बताता, हाँ इसका स्वाद काफी गंदा होता है। तभी टाइसन ने कहा, मैं एक ही ऐसा बंदा था जो वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। मैं डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया। मैं किसी को बता नहीं सका। आखिरकार मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। सेटलमेंट प्रोजेक्ट के नाकाम हो जाने के बाद हमें वह जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। स्टुअर और स्टीन के परिवार आगे बढ़ गए और मेरा सारा उनसे कनेक्शन टूट गया। मैंने खुद को काम पर समर्पित कर दिया ताकि इस उम्मीद में कि मैं उनके बारे में भूल जाऊंगा, और मुझे बुढ़ापे में एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा अमाउंट कलेक्ट कर लिया है। जो
सुनकर दाइकी कहता कि तो इसलिए तुमने इस पक्षी को खरीदा, जिसके जवाब पर टाइसन कहने लगा, मैंने सोचा काश मैं इसे कर सकता हूँ, ऐसा पक्षी जो सभी प्रकार के जहर को मिटा देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी बोलता, सर मेरा मानना है कि तुम इस बात से पहले ही अनजान हो, लेकिन वे, जिस बात पर टाइसन कहने लगा, प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे माफ करना, मैं बहक गया था, शायद मैं खुद ही इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ उस जगह पर जाकर जहाँ पर मैंने उन्हें छोड़ा था। वो बात को सुनकर दाइकी का कहना है, इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन मदद आ गई है, मैं ऐसी बातों को सुनकर मना नहीं कर सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टाइसन खुश होने के साथ कहा, तुम मुझसे जो भी रकम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे उस जगह पर ले चलो। जो सुनकर जीरो काफी खुश होने के साथ अपने मन में कही, यह आ गया कोई भी कीमत का ऑफर। तभी टाइसन ने कहा, रेस्क्यू फी 1 लाख है, यह सबसे कम है लेकिन मेरे मूड के अनुसार यह बढ़ भी सकती है और इसके अलावा एडिशनल चार्ज भी लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर टाइसन उस जगह पर पहुंचकर काफी हैरान था, पर अब वो बूढ़ा हो चुका है इसलिए वो ज्यादा चल नहीं पाता और वो जगह जगह पर रुककर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जीरो का रोबोट आते के साथ बताता, यहाँ उस मोस्टर के निशान हैं जिसे हमने पहले देखा था, लेकिन भले ही सेंसर रीडिंग दे रहा हो मैं मोस्टर के रूप में कंफर्मेशन नहीं कर सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लोग आगे बढ़ने लगे, पर दाइकी बीच में रुकने के साथ बताता, यह काफी सुंदर है, ये अच्छा और सेफ लग रहा है। ये कहते ही वो उस फूल को तोड़ने के लिए चला गया, लेकिन जब वो उस फूल को तोड़ रहा था तभी किसी ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन वो उसे वक्त पर डॉज करने में कामयाब रहा। साथ ही साथ वो मशीन गन को क्रिएट करने के साथ गोलियों की बारिश कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ के काफी सारे बीस्ट मारे गए, पर वो बग बच जाता है, जिसके साथ उसने दाइकी पर अपने जाले से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बंध जाता है। लेकिन दाइकी एक ईवल स्माइल के साथ उस बग को अपने हाथों से कुचल देता है, साथ ही उसने घुमाते हुए उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर टाइसन तो काफी शौक में था, यहाँ तक कि दाइकी उस फूल को पिजन को खिला देता है। अगले सीन में उनका सफर दोबारा से शुरू हो चुका और रास्ते में टाइसन को एक निशान दिखता है, जिसकी वजह से उसको अपने दोस्तों की आवाजें आ रही थी, तुम ये क्या कर रहे हो स्टुअर्ट? हम घर वापस जाने का रास्ता खोज रहे हैं। हो यह तो चतुराई है। यही बात को सोचकर वो भागकर कहीं जाने लगा। फिर वो भागते भागते एक केव के पास आकर रुक जाता है। तभी जीरो उस केव को चेक करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ टाइसन अपने बचपन की यादों को याद करता है, जहाँ पर उसके दोस्त ने एक मटका पकड़ रखा था। तभी टाइसन वहाँ पर एक बड़ा सा कीड़ा ले आता है। साथ ही साथ उसका दोस्त भी उसको एक जहरीला क्रैब दिखाता है, जिसके साथ ही उन दोनों ने उन जहरीले कीड़ों को मटके में धर दिया। यहाँ तक कि उनका एक और दोस्त एक बैट लाकर उस मटके में डाल चुका। फिर वो उसे कुछ देर बाद खोलते हुए वो लड़का कहता, तुमको लगता है कि हमने काफी इंतजार कर लिया है, चलो इसे खोलते हैं। इसी के साथ उन दोनों ने उसे जल्दबाजी में खा लिया। तभी टाइसन के दोस्तों ने कहा, काफी गर्मी है, मेरी बॉडी पूरी तरह से जल रही है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा, क्या सब कुछ अंधेरा हो गया है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यही बात को सोचकर टाइसन काफी गुस्से में उस मटके को तोड़ देता है। तभी वो वहीं पर रोने लगा, जिसके बाद वहाँ पर हलचल होने लगती है। तभी एक जायंट क्रैब वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर टाइसन काफी घबरा चुका और वो दाइकी से कुछ करने को कहता है, पर उसको ध्यान से देखने से उसको मालूम हुआ कि यह तो मेरा दोस्त है, पर उसका दोस्त तो उस पर ही अटैक कर देता है। ये देखकर दाइकी उसे वक्त पर बचा लेता है, जबकि टाइसन अपने दोस्त के पास जाकर कहता, स्टुअर्ट ये मैं हूँ। इसी के साथ वहाँ पर एक बैट आते के साथ स्टुअर्ट से भिड़ चुका, पर वो तो ऊपर की ओर लटक जाता है, जिसे देखकर उसे मालूम हुआ कि यह तो स्टीन है, लेकिन स्टीन तो उस पर ही हमला कर चुका। ये देखकर दाइकी उसे दोबारा से बचाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में भिड़ने लगे और उनका मुकाबला काफी टक्कर का था। पर टाइसन हार ना मानते हुए स्टीन से कहता, मुझे माफ कर दो, मैंने इतना समय ले लिया, यह तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, यह जरूरी भयानक रहा होगा। स्टुअर्ट, स्टीन, क्या तुम मुझे पहचानते हो? जिस पर वो दोनों एग्री थे। तभी वो दाइकी को बताता, ऐसा लगता है कि मैं उन्हें अभी भी याद हूँ, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों जिंदा हो, चलो हम इस पिजन का इस्तेमाल करके उनके जहर को खत्म कर सकते हैं। जिस पर दाइकी बताता, हाँ उन्हें खून पिलाओ, हालांकि वह मर जाएंगे, अभी उनकी बॉडी में जो खून बह रहा है उनके जिंदा रहने के लिए यह जरूरी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टाइसन बोलता, क्या उन्हें वापस पहले जैसा करने का कोई तरीका नहीं है? तभी दाइकी अपना सर हिलाते हुए मना कर देता है। उसकी ये बात
बात को सुनकर वो उस पर यकीन नहीं करना चाहता था, पर दाइकी उसको समझाता वह अब इंसान नहीं बन सकते। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर वो बीस्ट गुपचुगु करने लगते हैं। गुपचुगु करने के बाद वो कहीं जाने लगे, जहाँ पर वो देखता है कि यह तो वही निशान है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। पर टाइसन बेशक उनसे अलग हो गया है, लेकिन उसके दिल में हमेशा उनके लिए जगह है। जिसके बाद टाइसन बस उनको जाता ही देख रहा था। उसका मन रोने को करता है, पर वो रो नहीं पाता क्योंकि उसके दोस्त उसको रोता हुआ नहीं देख सकते। पर अब वो क्या ही कर सकता है, इसलिए उसने उस पिजन को आजाद कर दिया। साथ ही साथ उसने कहा, बेशक उनके शरीर बदल गए हैं, उम्र के साथ मेरा शरीर भी बदल जाएगा। नेक्स्ट सीन में टाइसन रिपोर्टर से कह रहा था, हमारा सारा प्रॉफिट मैगमल के एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में जाएगा और वह अपने परिवार के मेंबर को खोने वाले लोगों को कंपनसेट दिया जाएगा। जिसके बाद दाइकी दोबारा से पुडिंग खाने की कोशिश करता है, पर पुडिंग तो जीरो की थी, इसलिए वो उसे ऐसा करने नहीं देती। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे। तभी जीरो एक सोप को देखने के साथ दाइकी से कहती, ये काफी टेस्टी लग रहा है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। जिस पर दाइकी बताता, मैं ज्यादा से ज्यादा आधी कीमत चुकाऊंगा। खैर रियलिस्टिक नजरों से देखा जाए तो मैं 30 पैसे दूंगा। फिर वो तुरंत उस दुकान पर जाकर एक चीज मांगने लगती है। ये देखकर वो शॉपकीपर उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसका रेट 40 पैसे बताता है, पर जीरो उसे सिर्फ 3 कॉइन देती है। जो देखकर वो शॉपकीपर कहता, मिस ये काफी नहीं है, 30 पैसे से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना है, ना कि नीचे गिराना। जिसके जवाब पर जीरो कहने लगी, तुम अपने अगले कस्टमर से बैलेंस बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पे करवा सकते हो। इस बात पर तो वो शॉपकीपर भी तैयार था। जिसके बाद वो चीज उसे दे देता है। फिर दाइकी भी खरीदने के लिए चला गया, पर शॉपकीपर उसे 50 पैसे देने को कहता है। ये बात को सुनकर दाइकी का चेहरा उतर चुका था। तभी उसको एक शोर सुनाई देता है, जहाँ पर एक बंदा कह रहा था, वह अब नॉर्मल लड़की नहीं रही, तो हम उनका स्वागत करते हैं, मेडिकल वर्कर वरेना स्टेरेटिया। तभी वहाँ पर वरेना आ जाती है, जो देखकर वहाँ के सारे लोग अपना हाथ जोड़ने लगते हैं। तभी वो बंदा बताता, लेडी वरेना होने के बावजूद उन्होंने 8 बार मैगमल में ट्रेवल किया और हर बार मेरेकली ढंग से वो सेफ्टी वापस लौट आती है। आज उन्हें काफी जरूरी अनाउंस करनी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वरेना बोलती, पूरी दुनिया बैटल में तबाह हो रही है और वहाँ अब भी अनाथ बच्चे हैं जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने फिर से मैगमल में जाने का डिसीजन लिया है। जिसके बाद वो लोग तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। वहाँ का ये नजारे को वो लोग भी देख रहे थे। तभी जीरो ने कहा, यह वही फेमस मेडिकल वर्कर है जिसके बारे में हमने सुना था। साथ ही साथ वो वेरेना के नारे लगा रहे थे, पर दाइकी उसे गुस्से की नजरों से देख रहा था। जबकि वो जीरो से कहा, उस लेडी को मेडिकल कहना बंद करो, वह खूनी मारिया है। नेक्स्ट सीन में जीरो वेरेना के बारे में रिसर्च कर रही थी। तभी उसको मालूम हुआ कि एक अनाथालय का डिस्ट्रक्शन करने के लिए अकेले मैगमल में ट्रेवल किया और कई खतरों पर काबू पाने के बाद वो काफी सारा कीमती सामान लेकर घर लौटी और अपना सब कुछ अनाथालय को दान कर दिया। अकेले खतरों से विचलित हुए बिना वह बच्चों की मदद में अपने गोल को हासिल करने के लिए समर्पित लेडी है और उसने पहले ही कई लोगों को इम्प्रेस कर दिया है। वह तो एक ग्रेट लेडी लगती है, पर दाइकी की उसको बात याद आती है जहाँ पर उसने बताया था कि यह खूनी मारिया है। अगले सीन में हम अनाथालय का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीरो का रोबोट आ चुका और वो देखती है कि वहाँ के सारे बच्चे तो काफी खुश हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की कोने में रो रही थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये सब देखने के बाद वो उस पर नजर रखना जारी रखती है। तभी वहाँ पर वरेना आते के साथ पुरान से कहती, क्या हुआ है? जो सुनकर पुरान कहती, मोमो चला गया है। मोमो उसके डैडी का नाम है। जिस पर वरेना बताती, चिंता मत करो, हम उसकी मिलकर तलाश करते हैं। ये बात को सुनकर वो काफी खुश हो जाती है, पर वो निराश होते हुए कही, मुझे नहीं पता क्या हम उसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन वरेना उसे पूरा भरोसा दिला देती है कि हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर पुरान काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर किसी के होने का एहसास हो चुका था। ये सब देखने के बाद जीरो को उस पर पूरा भरोसा हो चुका था कि वह बुरी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ दाइकी अपने कंप्यूटर में वरेना को देखता है, जो देखने के साथ उसको याद आया, जहाँ पर हम दाइकी के मास्टर शुइन को देखते हैं। तभी उन्हें किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जो और कोई नहीं बल्कि वरेना थी।
थी जिसे बीस्ट ने घेर लिया था, तभी दाइकी उसकी मदद के लिए जाने ही वाला था, पर शुइन उसे वहीं रोकते हुए बताता। यह काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम यहीं रुको, मैं इसको संभालता हूँ। और शुइन वहां पहुंचकर तुरंत उस बीस्ट पर हमला कर देता है, पर वो बीस्ट अपने आप को संभालते हुए शुइन पर लगातार अटैक करने लगा था। पर शुइन तो उसके अटैक को ऐसे डोज कर रहा था कि मानो वो बीस्ट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी वजह से उस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो एक स्नेक अटैक उस पर करने की कोशिश करता है। पर शुइन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो अपनी पावर से एक बुक क्रिएट कर लेता है जिसने उसकी चपाती बना दी। लेकिन उस बीस्ट को अभी भी अकल नहीं आई थी, वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, पर वो शुइन पर अटैक करने के लिए चला गया। ये देखेकर शुइन उस किताब से उसे वहीं मार देता है। उसके मर जाने के बाद दाइकी अपने मास्टर के पास आकर खड़ा हो चुका, जिसके बाद शुइन वरेना से कहा, क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद वरेना कहने लगी, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जिसके बाद शुइन उससे पूछता, मुझे नहीं लगता कि किसी अकेली लड़की को ऐसी जगह पर घूमना चाहिए। जो सुनकर वरेना कहती, हाँ पर कुछ ऐसा है जिसे मुझे ही करना है। जिस पर शुइन बताता, किसी भी स्थिति में मेरा सुझाव है, अगर तुम्हारी सांसें चल रही हैं तो घर पहुंच जाओ। फिर वो वहाँ से जाने लगा, तभी वरेना दाइकी का चेहरा देखकर एक स्माइल करती है, जो देखकर दाइकी का चेहरा लाल पीला हो चुका था, पर वो अपने मास्टर के कहने पर उनके पीछे पीछे जाने लगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर दाइकी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उस लड़की के प्यार में पड़ चुका था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगा। लंबा सफर तय करने के बाद वो वहाँ के इस मंजर को देखकर उसकी सारी खुशी दुश्मनी में बदल गई। पर हमें वो सीन नहीं दिखाया जाता कि वहाँ पर आखिरकार क्या हुआ जिससे दाइकी इतना ज्यादा घबरा रहा था। साथ ही उसने कहा, यह एक भयानक गलती है। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एंगलर सर्विस में तमाशा कर रखे थे। लेडी वरेना बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रही है, उसकी मदद ना करना सभी बच्चों के त्यागने के बराबर है। उन सब की बकवास को सुनकर दाइकी बोलता, हम उसे हमेशा की तरह क्यों नहीं छोड़ देते, वह मेडिकल करने वाली है ना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लोग और भी ज्यादा भड़कते हुए कहे, यह कितनी गैर जिम्मेदार बात है कि तुम कह रही हो कि तुम इसकी परवाह नहीं करते, कि उसके साथ क्या हो सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक लेडी भी कहती, तुमको इसे सम्मान की बात समझनी चाहिए कि तुमको उनकी मदद करने का काम सौंपा गया है। तभी दाइकी ने कहा, लेकिन वो सेंट नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लोग उसको गालियाँ देते हुए कहने लगे, तुमने क्या कहा उसके बारे में, और तुमको इतनी भयानक बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? तब इंसानों के लिए नकारे के सिवा कुछ भी नहीं हो। ये बात को सुनकर दाइकी कहता, अगर तुम उसकी इतनी ही मदद करना चाहते हो तो खुद ही कुछ क्यों नहीं करते। जिस बात पर उनमें से एक बंदा सच बताते हुए कहा, दरअसल हम ना ही उनसे और ना ही रेस्क्यू टीम से संपर्क कर पा रहे हैं। जो सुनकर दाइकी कहता, आखिरकार वो अकेली नहीं है, यह कैसा पाखंड है। जिस पर उस बंदे को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो शांत होते हुए बताता, वह सभी वॉलंटियर उनके साथ जाने को तैयार थे। दूसरी तरफ जीरो उनसे कहती, मैं सोचती हूँ कि वह अच्छे इंसान है, वह ऐसी पर्सन है जिनकी उन बच्चों को काफी जरूरत है। उसको अपने खिलाफ होता देखकर दाइकी उनकी मदद के लिए मना कर देता है, पर जीरो उनकी सराहना करते हुए कहती, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसलिए अब हो सके तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसको ऐसा करता देखकर दाइकी टूट चुका था। साथ ही साथ वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसको इग्नोर मारते हुए जाने लगी। लेकिन वो अब क्या ही कर सकता है, इसलिए वो उसे रियलिटी दिखाने के लिए मैगमल की ओर रवाना हो चुका। वैसे मेरे हिसाब से दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर जीरो को दाइकी पर ही भरोसा करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया उसको इतना प्यार नहीं दे पाएगी जितना दाइकी देता है। अगर दाइकी उनके सामने गलत भी होता तो भी जीरो को उस पर ही विश्वास करना चाहिए था कि दाइकी कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आपको मेरी बात गलत लगी है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन आप लोग इसी वक्त जो आपको ठीक लगता है उसको कमेंट में बताओ। अगले सीन में हम रेस्क्यू टीम को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि उनमें से कुछ तो मारे भी जा चुके थे। फिर हम वेरेना को देखते हैं जिसके पास एक बीस्ट उसको मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में दाइकी का सामना काफी सारे बीस्ट से हो चुका, जो देखकर दाइकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसे वो बीस्ट वहाँ से भागने नहीं देते। अब दाइकी भी सीरियस होते हुए अपने 2 क्रॉसबो को क्रिएट करने के साथ उन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ के काफी सारे बीस्ट एक ही बारी में मारे गए। तभी उनका
बॉस भी वहाँ पर आ चुका। ये देखकर दायकी अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ पर शुइन उसको बताता। वह मेरे सामने प्रकट हुई, इसलिए मैंने एक जरूरतमंद की तरह उसकी मदद की। जिसके जवाब पर दायकी कहने लगा, बुरे लोगों को किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। जो सुनकर शुइन कहता, यह डिसीजन लेना हमारा काम नहीं है कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। मैंने किसी को मुसीबत में देखा तो मैंने उसकी मदद की, इसके लिए यही सब कुछ है। जिसके बाद उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ही दायकी कहता, शुइन मुझे नहीं लगता कि तुम गलत थे, लेकिन फिर भी मैं चीजें वैसे नहीं कर सकता जैसा आपने किया। इसी के साथ दायकी उसकी खोपड़ी फोड़ते हुए उसे वहाँ से भगा देता है। और दायकी ने उन बीस्ट को भी नहीं मारा था जिन बीस्ट ने दायकी को घेरा था, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे सिखाया है कि बिना वजह किसी को मारना नहीं चाहिए। अगले सीन में जीरो वहाँ के ऐसे नजारे को देखकर काफी शौक में थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वेरेना एक डेविल की तरह उस बीस्ट के अंदर से उसका दिल निकाल चुकी। तभी वहाँ पर दायकी भी आ चुका, साथ ही साथ उसके पीछे काफी सारे बीस्ट भी आ जाते हैं। ये देखकर वेरेना वहाँ से भागने लगी। तभी दायकी उसके पीछे ही जाने वाला था, पर जीरो उसे रोकने के साथ कहती, वहीं रुक जाओ, उसके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ की साइड में काफी सारे मॉन्स्टर हैं। उसकी इस बात पर दायकी एक स्माइल के साथ एग्री था। फिर वो वहाँ से जाने लगे, जिसके बाद वो बीस्ट अपने मरे हुए साथी को खाने लगते हैं। अगले सीन में जीरो पुरान का मोमो ढूंढकर उसे वापस कर देती है, जिसके बाद हमें एक पर्सन बता रहा होता है। यह लगभग 35 साल पहले की बात है, जब एक नया कॉन्टिनेंट मैग्मा पेर हुआ। इसमें काफी सारे लोगों को आकर्षित किया जो अपने सपनों को साकार करना चाहते थे। सात समुद्र का एक कुख्यात डाकू, एक खड़ी पहाड़ी का जंगल का शिकारी, एक ऐसा गोलमेट जिसकी आवाज को सुनकर लेडी भी रोने लगती है, और एक मांगा आर्टिस्ट जो पेंटिंग्स को पसंद करता है। हालांकि मैग्मा का अभियान काफी खतरनाक साबित हुआ। इस प्रोसेस में कई लोगों की मौत हो गई। मैं हमेशा सोचता था कि ये काफी भोले लोग हैं, जहाँ लाइफ है वहाँ आशा है, लेकिन यह कितने मूर्खों वाला ग्रुप था। और यहाँ एक और हरामजादा है जो उन्हीं की तरह मरने वाला है। हाँ, ये मैं हूँ। तुम शायद सोच रहे होंगे कि मैं झंझट में कैसे फंस गया। जिसके बाद एक मॉन्स्टर उसके करीब आने लगा। उसकी आहट को सुनकर उस बंदे की तो फट चुकी थी, और वो घबराते हुए कहा, क्या क्या कुछ आ रहा है क्या? कुछ काफी बड़ा? ये तो काफी बड़ा, सचमुच में ये काफी बड़ा लगता है। फिर वो उसे देखने ही जा रहा था, पर उसकी गर्दन अकड़ जाती है। साथ ही साथ वो जाइंट मॉन्स्टर उसके पास ही आ चुका। तभी उसने कहा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, ये मुझे खा जाएगा। यहाँ तक कि उस मॉन्स्टर के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। साथ ही साथ उसके मुंह में काफी सारा पानी भी आ रहा था। उस मॉन्स्टर को देखकर वो बंदा अपनी पैंट गीली कर देता है, जिसकी वजह से वो डर के मारे कहा, यार ये क्या था? खैर ये काफी है, पर मजा आ गया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तो ये बात इसी तरह यही खत्म होती है। अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं। उन दोनों को देखने से ऐसा लग रहा था कि इनके इरादे ठीक नहीं है। फिर हम उसी अंकल को देखते हैं जो उन्हीं बंदों को देख रहा था। वह साहसी लोग जिनकी लाइफ मैग्मल द्वारा बदल दी गई, और ये इस अंकल का पास्ट है। अमेजिंग, तुम मैग्मल में कितना कमा सकते हो? जिसके बाद दायकी आते के साथ कहा, अंकल डैडेंट, मैं यहाँ हूँ हमारा ख्याल रखने के लिए, आपका धन्यवाद, और यह मेरी बेटी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उस अंकल के तो होश ही उड़ चुके थे। तभी जीरो कहती, क्या हुआ? मुझे ऐसी गंदी नजरों से मत देखो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अंकल को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो शांत होते हुए कहते, जब भी मैं इस दाई लड़के से मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल रुक जाएगा। जबकि दायकी वहाँ का सामान देखते हुए कहा, एक नई डिलीवरी, हमेशा की तरह स्टॉक में एक बेहतरीन सिलेक्शन। तभी जीरो बताती, पापा सी पिग की एक रेयर स्पीसीज यहाँ पर है, पर ये काफी महंगा है। ये बात को सुनकर दायकी एक खतरनाक स्माइल के साथ कहता, जीरो अगर तुम इसे खाना चाहो तो हम इसे ले सकते हैं। जिस पर जीरो कहने लगी, पापा क्या आज फिजूल खर्ची का दिन है? ये बात को सुनकर दायकी का कहना है, बिल्कुल नहीं, यह साल में केवल 3 बार आता है। इस दुकान का मालिक मेरा अच्छा खासा दोस्त है, तो हमें छूट मिल सकती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अंकल तो सोच में पड़ गया था। तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? हर बार जब तुम मिलते हो मुझे तकलीफ होती है। ये बात तब शुरू हुई थी जब मैं उससे पहली बार मिला था। जहाँ पर दायकी पूछता, ये फ्लैश ग्रेनेड की कीमत कितनी होगी?
होगी, जो सुनकर अंकल कहने लगा, तुम्हारा इंटरेस्ट तो काफी अच्छा है, इसका प्राइस 4100 पैसे होगा। तभी दाइकी 1000 पैसे निकालने के साथ बताता, मेरे ख्याल से 800 पैसे पूरे होंगे। जिस पर अंकल डैडेन बताते, मुझे यकीन है ऐसा ही होगा, पर ये पैसे तो काफी कम है, प्लीज मजाक करना बंद करो। ये बात को सुनकर दाइकी कहता कि लेकिन फ्लैश ग्रेनेड की एक्सपायरिंग डेट तो पहले ही निकल चुकी है, देखो पिन निकाले बिना भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फट जाएगा। जिसके बाद उसमें से ठंडर निकलने लगती है, जिससे हमें पता चल चुका था कि यह तो दाइकी द्वारा क्रिएट किया गया है। इसी के साथ वो फ्लैश ग्रेनेड फट गया, लेकिन दाइकी ने तो गॉगल्स पहन रखे थे, पर इसकी वजह से अंकल का बैंड बच चुका। फिर अंकल फ्लैशबैक से बाहर आते हुए कहा, उसके बाद से ही मुझे कई बार आई डिसीज एक्सपर्ट के पास जाना पड़ा और उसी की वजह से रूमर फैल गई, जिसकी वजह से मैंने काफी सारे कस्टमर को खो दिया, पर यह सब भी कम नहीं था। जबकि दाइकी एक कागज पर 1 लाख लिखते हुए उसे देने लगता है, पर वो तो काफी हैरान होने के साथ कहा, क्या ये नकली बिल है और ये हाथों से भी लिखा हुआ है, पर उसकी ऐसी हरकतों को मैं पहले से ही देखता आ रहा हूँ, क्योंकि उसने पहले भी मेरे साथ ऐसा ही किया है, जैसे जानबूझकर सामान गिराना, सस्ते में सामान खरीदना। उसकी ऐसी लगातार हरकतों की वजह से मैं काफी परेशान हो चुका था। जिसके बाद वो अपनी यादों से बाहर आते हुए कहा, उस बकवास के कारण तुमको पहले भी काफी छूट मिल चुकी है, लेकिन आज सिचुएशन अलग है। अलमारियों को मैंने काफी मजबूत कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने खतरनाक चीजों को भी अच्छे से चेक कर दिया है, पर्स को अच्छे तरीके से साफ कर दिया गया है और यह अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ दाइकी एक ग्रेनेड को पकड़ने के साथ कह रहा था, यह कितनी परेशानी वाली बात है, उनमें से कुछ मिलता है, अंकल प्लीज अब इसका टोटल कर दो। फिर वो उसका टोटल करने के बाद काफी हैरान था, क्योंकि उसका बिल हुआ था 60,000 पैसे, जो देखकर दाइकी काफी हैरान होने की एक्टिंग करने लगता है। इसी के साथ उसने अपना क्रेडिट कार्ड बाहर निकाल लिया, जिसको वो अंकल ले लेता है। तभी दाइकी ने कहा, यह मेरी गलती है, आज फिजूल खर्च का दिन है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी छूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा मेरे प्रति इतने अच्छे रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तो उस अंकल के होश उड़ चुके थे। तभी दाइकी ने कहा, प्लीज उन्हें मेरे पते पर भेज देना। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। उसको ऐसे जाता देखकर अंकल डैडेन तो काफी सोच में पड़ चुका था, यहाँ तक कि उसने कहा, किसी पर शक करना मोस्टर को जन्म देता है, वैसे क्या मैंने कुछ गलत समझ लिया है क्या? जिसके बाद उस दुकान का बोर्ड उन पर गिरने लगा, जो देखकर अंकल डैडेन उनको बचाने के लिए तुरंत भागा, पर उसकी पैंट फट जाती है और वो बोर्ड उन दोनों की एक चाल थी। फिर वो बोर्ड 0 से टच हुआ, जिसकी वजह से उसने तुरंत वो बटन दबाया ताकि उसके सर में से ब्लड आ सके। इसी के चलते उस अंकल को लगने लगा था कि इस लड़की का काम तमाम हो चुका है। तभी वो दोनों अपनी एक्टिंग को शुरू करते हुए कहे, मैं अलविदा नहीं कहूंगी, मुझे यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, प्लीज खुशी से लाइफ जीना। ये कहते ही वो मर गई। हाँ, पर वो मरी नहीं थी, ये बात अंकल को थोड़ी ना पता है। तभी दाइकी काफी गुस्से में उस अंकल से कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? हमें अभी छूट दे दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अंकल तो काफी हैरान था। नेक्स्ट सीन में अंकल ने कहा, इसमें तुम्हारी 9 छूटें शामिल हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन अंकल डैडेन का मुंह तो खुला का खुला रह गया। पर उसने देखा कि वो लड़की तो जिंदा है। ये देखकर उसकी हालत ही खराब हो चुकी, क्योंकि उसने फिर से उसको उल्लू बना दिया। पर वो कहता, लेकिन रुको मैकमल, अगर मैं वहाँ जाऊँ तो काफी कुछ बदल सकता है कि उससे दोबारा निपटने की उम्मीद में मैं मैकमल में ही मारा जाऊँ। बस फैसला हो गया, मैं मैकमल जाऊंगा और अमीर बनने का मेरा सपना साकार होगा। इसी के साथ वो अपनी दुकान को बंद कर एक ऑटो को ले आया था। साथ ही साथ वो बोलता, आज मैं काफी एक्साइटेड हूँ, आखिरकार हम वहाँ पर जा रहे हैं पुराने समय के खातिर। लेकिन क्या यह सचमुच इस तरह मैकमल तक पहुँच सकता है? उसी वक्त पीछे से दाइकी कहता, क्या आज दुकान बंद है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर अंकल हैरान होने के साथ कहने लगा, तुम मेरे साथ क्यों ट्रेवल कर रहे हो? जिस पर दाइकी बताता, क्योंकि सीटें खाली थी और मैं इसमें जानबूझकर शामिल हो रहा हूँ, प्लीज मुझे घर ले चलो। इस बार वो अंकल खुद उनके झांसे में आ चुका था, जबकि जीरो दाइकी से कहती, पापा आज हम यह नहीं कर रहे। जिस पर दाइकी बताता थोड़ी देर बाद, जिसके बाद वो निकल पड़े दाइकी के घर की ओर। पर वो दोनों रास्ते में उसको उकसाने लगे कि यह तो कितना खराब ऑटो है, कछुआ भी इससे आगे निकल सकता है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर अंकल तो काफी सीरियस हो चुका था। दूसरी तरफ दाइकी एक कटर को क्रिएट कर लेता है, लेकिन अंकल उनको बताने लगा, पहले मुझे डैडेन थंडरबोल्ट कहा जाता था और मैं हमेशा यहाँ लड़कों के साथ घूमता था। यह मेरे जवान होने की कहानी है। पर दाइकी ने तो उसके ब्रेक को कट कर दिया और वो फुल स्पीड के साथ अपने ऑटो को चलाने लगता है। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ तो वो दोनों थे ही नहीं, पर उसने देखा कि वो तो
उतरकर उसको टाटा कर रहे हैं। उनकी ऐसी हरकतों को देखकर वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है पर ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसके रास्ते में एक ट्रक भी आ रहा था पर वो सोचता है मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन उसका स्कूटर तो ट्रक से टकरा जाता है। पर अंकल को कुछ नहीं होता, बस वो खाई में गिर जाता है और दोस्त को तैरना भी नहीं आता था। तभी एक ट्यूब वहाँ पर अचानक आ जाती है जिसको पकड़ने के साथ उसने राहत की सांस ली और यह ट्यूब और किसी ने नहीं बल्कि दाइकी ने फेंका था। दूसरी तरफ अंकल समुद्र की ओर देखकर कह रहा था, ऐसा लगता है कि समुद्र मुझे बुला रहा है। उसकी ऐसी बात को तो दाइकी भी सुन लेता है। अगले सीन में उस अंकल ने एक मोटर बोट खरीद ली थी। साथ ही साथ उसने कहा पैसे को अच्छी तरीके से खर्च किया गया है। तभी उसको उन दोनों की आवाज आती है जो कह रहे थे ये तो काफी बढ़िया है पर तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर डेड एंड बताता हाँ, एक छोटी ट्रिप के लिए, मानो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ जाना है। दूसरी तरफ जीरो दाइकी को कुछ दिखाते हुए कह रही थी, पापा यहाँ तो काफी सारा खाना है, जिस पर दाइकी बताता और यहाँ तो काफी सारे वेपन भी है मेरी बेटी, ऐसा लगता है यह कोई छोटी ट्रिप नहीं है। तभी जीरो ने कहा यह ऐसा लग रहा है कि भागने वाले अपराधी को तुम अपने साथ ले जा रहे हो। ये बात को सुनकर अंकल डेड एंड कहते कि तुम्हारे क्या मतलब है, वेपन की बात करे तो तुम भी काफी सारे वेपन खरीदते हो, क्या तुम भी अपराधी हुए। जिसके जवाब पर दाइकी कहने लगा मैं तुम्हें कुछ बढ़िया दिखाऊंगा। फिर वो उसको एक ग्रेनेड गिफ्ट कर देता है जो देखकर अंकल डेड एंड कहता क्या तुमने अभी कोई मैजिक ट्रिक दिखाई। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी बोलता यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है बल्कि रैक्ट है। पर रैक्ट का मतलब तो अंकल को नहीं पता था। जिस पर जीरो उसको बताने लगी पापा एक रैक्ट है, टमाटर जैसे दिखने वाले को यह समझ में नहीं आएगा। जिसके बाद दाइकी उसको ग्रेनेड गिफ्ट कर वहाँ से चला जाता है। उसको ऐसे जाता देखकर अंकल तो ग्रेनेड को देखता है जिसके अंदर से पिन निकल चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसको हड़बड़ाते हुए वहीं फेंक देता है और वो बम तो उसकी बोट में ही आ गया। फिर क्या अंकल को मजबूरन उस बोट में से कूदना पड़ा। नेक्स्ट सीन में हम अंकल को देखते हैं जो ग्लाइडिंग कर रहे थे। तभी उनकी मौज में भंग डालते हुए दाइकी वहाँ पर आते के साथ अपने एक पंखी को क्रिएट कर उनको दूर भगा देता है। इसी के साथ वो पहुँच जाते हैं मैगमल की ओर। साथ ही साथ वो कहे हाँ, लगता है तुम मेरे फ्लैशबैक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, चलो अब आ जाओ मुझे खा लो। लेकिन दाइकी समय पर आते के साथ उसको बचा लेता है, यहाँ तक कि उसने उस मोस्टर को काफी दूर फेंक दिया। नेक्स्ट सीन में दाइकी अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा था जहाँ पर श्रीन और दाइकी आराम कर रहे थे। दूसरी तरफ जीरो उन बिल्ली को देखकर काफी क्यूरियस होने के साथ कहती आज की फेमस बिल्ली रॉबिन है, देखो ना मास्टर वो कितना सुंदर है, देखो वो घूम रहा है, इसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खा पाऊंगी। पर वो चॉकलेट खाने के साथ कही मास्टर मैंने फैसला कर लिया, चलो एक बिल्ली पालते हैं। लेकिन दाइकी इसके लिए तुरंत मना कर देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीरो उदास होने के साथ कही झूठे, मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता, वह कितने प्यारे हैं। यह सोचना कि कोई बिल्ली को नापसंद कर सकता है। मास्टर क्या तुम इंसान भी हो? लोग अपने मन को शांत करने के लिए बिल्ली की वीडियो को देखते हैं ताकि वो अपने मुश्किल लाइफ को बर्दाश्त कर सके, पर मैं तो नहीं देखता। हाँ लेकिन वो काफी प्यारे हैं, पर हम बिल्ली की वीडियो को देखकर अपनी मुश्किल लाइफ को बर्दाश्त ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग 18+ के हैं वो इस बात से जरूर सहमत होंगे। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, मुश्किल से हर एक जंग लड़नी होती है, मगर जो शख्स हिम्मत नहीं हारता उसके कदमों पर किस्मत नाचती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर दाइकी बताता निश्चित रूप से कोई पावरफुल पर्सन जानबूझकर इन वीडियो को लीक कर रहा है। इन वीडियो से लोग ठीक होते नजर आते हैं लेकिन रियलिटी में वे अपनी सारी ताकत से वंचित हो जाते हैं और कुत्तों की तरह काम करते हैं। जाहिर है यह सब एक पावरफुल पर्सन के लिए है। जिसके बाद जीरो दाइकी की हेड को दिखाते हुए पूछती मास्टर तुम्हारी टोपी पर हमेशा ये बैज लगा होता है और ये बिल्ली जैसा दिखता है। जो सुनकर दाइकी कहता जीरो मैं किसी भी जानवर को नहीं पालना चाहता, फैसला हो गया, हम किसी भी बिल्ली को नहीं पालेंगे। जिस पर जीरो समझ चुकी थी, पर वो कहती लेकिन ये बैज वास्तव में है क्या। इसी के साथ दाइकी अपनी कहानी को बताना शुरू कर देता है जहाँ पर वो सोचता देख कर पूछता है आखिरकार तुम इतना क्या सोच रहे हो श्रीन। तभी श्रीन ने कहा मैं अपने परिवार के बारे में सोच रहा था जो अब यहाँ पर नहीं है। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका, मैं किसी और की तुलना में काफी ताकतवर था और मैंने कोशिश भी की पर मैं उनको नहीं बचा सका, लेकिन तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। फिर वो याद करता है जहाँ पर दाइकी का सामना एक मोस्टर से हो रहा था। उसी वक्त श्रीन आते के साथ उस मोस्टर पर छलांग लगा दी। दूसरी तरफ दाइकी कह रहा था मैं तुम्हारा गार्जियन बनना चाहता हूँ, देखो मैं रैक्ट से एक नाइफ बना सकता हूँ, जबकि श्रीन इसके लिए मना कर देता है। फिर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में दाइकी को
काफी सारे एक्सप्लोरर्स की लाशें दिखती हैं। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक क्यूट से बीस्ट को देखा जो उससे डर रहा था, लेकिन दाइकी अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे कुछ खाने को देता है ताकि उस बीस्ट को लगे कि दाइकी से उसे कोई खतरा नहीं है। और ये सब दूर से शुइन भी देख रहा था। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर ट्री हाउस की तरफ आ जाता है जहाँ पर दाइकी उसका नाम सोच रहा था। तभी उसने उस बीस्ट को टोटो कहकर पुकारा, जो नाम सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद टोटो उसकी गोद में जाकर आराम करने लगा। दूसरी तरफ टोटो के लिए दाइकी बैज बना रहा था, पर उसको बनाते समय उसका हाथ चाकू से कट जाता है, जो देखकर शुइन कहता, तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे? जिस पर दाइकी बताता टोटो के शेप का एक बिल्ला। साथ ही साथ टोटो उसका खून चाटने के लिए ही जा रहा था, पर शुइन उसको वही रोकने के साथ गुस्से की नजरों से देखने लगता है। यहाँ तक कि शुइन ने उसके लिए बैज भी तैयार कर दिए थे, जिसमें से वो एक को टोटो को पहना देता है। साथ ही साथ शुइन ने अपनी जैसी हेड दाइकी को पहना दी और उसमें वो बैच भी लगा देता है। नेक्स्ट सीन में दाइकी टोटो की ट्रेनिंग करा रहा था, लेकिन टोटो उसका कहना ही नहीं मानता। पर दाइकी अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो उसका कहना मान सके, लेकिन उसको सिखाते सिखाते खुद ही वो पानी में गिर जाता है। पर उसको पानी में गिरता देखकर टोटो काफी ज्यादा डर चुका था। दूसरी तरफ दाइकी अपने आप को संभालते हुए पानी से बाहर आ चुका, पर टोटो एक छोटी सी लकड़ी से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा कांप रहा था क्योंकि छोटी सी लकड़ी का वजन भी काफी ज्यादा था। और टोटो जब अपनी आंख खोलता है वो दाइकी को सही सलामत देखकर उस पर कूद पड़ा और वो अपनी खुशी जाहिर करने लगता है। उनकी इस हरकतों को देखकर हमारा शुइन भी काफी खुश था। अगले सीन में वो फिर से उस लकड़ी को फेंकता है, जिसको पकड़ने के लिए टोटो भागा और उसे गिरने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है, जो देखकर दाइकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर टोटो उस लकड़ी को पकड़ने के बाद एक गड्ढे में गिर जाता है, जो देखकर दाइकी भी उसे बचाने में गया, पर वो खुद भी उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर वो शुइन से मदद मांगने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ टहल रहे थे, तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वो तुरंत उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगे। जहाँ पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये बंदा तो जाल में फंस चुका है। तभी दाइकी ने कहा, यह कैसे हुआ? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो पर्सन बताता, मैं यहाँ बस चल रहा था और अचानक मेरा इस पर पैर पड़ गया, फिर तुम मेरी हालत को देख ही सकते हो। जिसके जवाब पर दाइकी कहने लगा, तुमने ये किया है ना, मैगमल के क्रिएचर ऐसा जाल नहीं बिछा सकते। क्या तुम कुत्ते हो जो पैसा कमाने के लिए ऐसा करता है? जिसके बाद उसने उसके थैले में से एक पंछी को बाहर निकालने के साथ उसको आजाद कर दिया। ये देखकर वो बंदा काफी गुस्से में अपनी गन उस पर तान देता है। दूसरी तरफ टोटो ने उस बंदे का खून चाट लिया, जिसकी वजह से वो एक खतरनाक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी के साथ उस मोस्टर ने उस बंदे को एक ही बारी में खत्म कर दिया, जो देखकर दाइकी काफी ज्यादा हैरान हो चुका। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये टोटो है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीरो काफी हैरान थे। तभी उसने कहा, फिर आगे क्या हुआ? जिस पर दाइकी बताता, वहाँ का ऐसा मंजर देखकर दाइकी के पैरों तरह जमीली खिसक चुकी थी, क्योंकि टोटो उस बंदे को खा रहा था। उसको खाने के बाद टोटो दाइकी पर हमला कर देता है, पर शुइन वक्त पर आते के साथ उसको बचा लेता है। साथ ही साथ उसने कहा, इंसान का खून पीने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। टोटो एक प्रकार का मोस्टर है। यहाँ तक कि हमें पता चल चुका था कि टोटो अब पहले जैसा नहीं हो सकता। इसी की वजह से शुइन को मजबूरन अपनी सोर्ड को क्रिएट करने के साथ उस पर हमला करना पड़ा, पर दाइकी उसे ऐसा करने से उसे रोक देता है, जिसकी वजह से उसने ही उस पर हमला कर दिया। जो देखकर दाइकी भी अपनी सोर्ड को क्रिएट कर लिया और वो उस पर लगातार अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसके सारे वार नाकाम रहे, जिसकी वजह से दाइकी की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो मोस्टर उसकी तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहा था, ताकि टोटो दाइकी को खाकर अपना पेट भर सके। उसको अपनी ओर बढ़ता देखकर दाइकी टोटो के साथ गुजारे गए लम्हों को याद करने लगता है, जहाँ पर वो काफी खुश था। तभी उस मोस्टर ने उस पर अटैक कर दिया, जो देखकर दाइकी तुरंत अपनी सोर्ड को क्रिएट करने के साथ उस पर एक ब्रूटल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका प्यारा टोटो उसी के हाथों से मारा गया। और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। तभी दाइकी एक गड्ढे को खोदने के साथ टोटो को उसमें रख देता है ताकि वो उसको दफना सके। दूसरी तरफ जीरो ये सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है, तो एक लाइक एंड प्यारा सा कमेंट करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितना ज्यादा इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा, उतनी जल्दी से इसका अगला पार्ट जरूर आएगा।